हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशंस। इस वीडियो में हम EMRS PJT फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल थे फिजिक्स सब्जेक्ट के उसको सोल्व करेंगे और ये हमारा लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए ताकि आप समझ सको कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं जो EMRS PJT फिजिक्स में आए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द डायग्राम शोन बिलो, मतलब इस डायग्राम में ए का मैग्नीट्यूड है 4 और बी का मैग्नीट्यूड है 3। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम ए लिखते हैं वो 4 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम उसको बी लिखते हैं तो वो 3 है। तो ए वेक्टर तो आपका ये है। ए वेक्टर तो कहाँ से है, ओ पी वेक्टर। ओ से पी की तरफ जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है और बी वेक्टर क्या है आपका, पी से क्याऊ की तरफ जो वेक्टर है, पी से क्याऊ की तरफ जो वेक्टर है वो आपका देखो पी ये रहा, क्याऊ ये रहा, तो पी से क्याऊ की तरफ जो वेक्टर है वो हमारा बी वेक्टर है और ए वेक्टर क्या है, ओ से पी की तरफ जो वेक्टर है। अब हमें ए प्लस बी निकालना है। पहले तो हमें ए प्लस बी निकालना होगा तभी हम उसका एक्स कंपोनेंट बता पाएंगे। एक्स कंपोनेंट का मतलब होता है आई कैप के साथ क्या लगा हुआ होगा वही हमारा एक्स कंपोनेंट होगा। अगर हम बात करें ए वेक्टर की, ए वेक्टर इस तरफ है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, तो ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ आएगा ए कोस 30 डिग्री और एक ऊपर की तरफ आएगा ए साइन 30 डिग्री। तो ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए कोस 30 डिग्री आई कैप प्लस ए साइन 30 डिग्री जे कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई में है ये पॉजिटिव एक्स में है तो हमने यूनिट वेक्टर के साथ लिख दिया। ए को तो ए ही रखा, कोस 30 डिग्री होता है √3/2 आई कैप प्लस ए साइन 30 होता है 1/2 ये जे कैप। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ए की जगह हम 4 रखेंगे तो 2, तो ये 2√3 आई कैप आ जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 2 जे कैप आ जाएगा। ये आपका आ गया ए वेक्टर। अगर अब हमें बी वेक्टर देखो, ये बी वेक्टर था हमारा जिसका मैग्नीट्यूड बी है और ये यहाँ से एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, बी कोस 60 डिग्री और नीचे की तरफ क्या आएगा, बी साइन 60 डिग्री। आपने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया कंपोनेंट्स में, तो बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, बी कोस 30 डिग्री आई कैप। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव वाई में है तो बी साइन 60 डिग्री माइनस का जे कैप। ये माइनस जे कैप समझ आया क्योंकि ये नेगेटिव वाई में है नीचे की तरफ। तो बी की जगह बी रखा, कोस 60 कितना होता है 1/2 आई कैप और साइन 60 √3/2 माइनस का जे कैप। और बी की वैल्यू कितनी थी 3, तो इसको लिखेंगे 3/2 आई कैप और 3 रखेंगे तो ये माइनस भी आ जाएगा 3√3/2 जे कैप। ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। ए और बी को अगर ऐड करेंगे तो ये 2√3 प्लस का आई कैप कंपोनेंट एक साथ ऐड हो जाते हैं और जे कंपोनेंट भी एक साथ ऐड हो जाते हैं। तो आपने आई कैप वाले कंपोनेंट जोड़ दिए, जे कैप वाले कंपोनेंट जोड़ दिए, तो आपका जो आंसर था एक्स कंपोनेंट वो ये इसका आंसर है। तो एक्स कंपोनेंट कितना आएगा 2√3 प्लस 3/2। तो अगर हम इसको पूरा सोल्व करें 2√3 प्लस 3/2 ये आपका एक्स कंपोनेंट आ गया। अगर ये एक्स कंपोनेंट आ गया तो अब हमें आंसर तो इसमें नहीं गिवन, आंसर तो हमें ए हमें 1 गिवन था, बी हमें 0 गिवन था, सी हमें 5 गिवन था और डी हमें 7 गिवन था। तो ये 2√3 है, √3 कितना होता है 1.73 और ये 3/2 है तो इसको हम 1.5 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल 1 और 3.46 इंटू 1.5। इसको अगर ऐड करोगे 3.46 एंड 1.5 तो ये 6 9.4, तो ये कितना आ जाएगा 4.96। तो इसके नियर अबाउट आंसर आपका क्या आएगा सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ए स्ट्रेट कॉपर वायर, स्ट्रेट मतलब सीधी कोई कॉपर की वायर है जिसका मास कितना है 100 ग्राम, ग्राम है तो मास ही गिवन है, और लेंथ कितनी है 2 मीटर, और इसमें करंट कितना जा रहा है 1.5 एम्पियर। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम कितना अप्लाई करें ताकि वो मिड एयर मतलब हवा में लटकी रहे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है, जिसका मास कितना है 100 ग्राम है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना चाहिए, इसमें करंट कितना जा रहा है 1.5 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है। तो देखो ये जो वायर है इसके नीचे क्या लगेगा mg लगेगा, और अगर हमें पता है अगर कोई वायर है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, L जिसकी लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है BIL साइन थीटा की। तो BIL साइन थीटा की इस पे क्या लगेगी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। यहाँ पे एंगल की कोई बात नहीं चल रही, तो हम एंगल को लेके चलेंगे कि ये बिल्कुल हॉरिजेंटली रखी गई है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यहाँ पर जो हम फोर्स लेके चलेंगे वो BIL लेके चलेंगे, BIL। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी BIL। तो यहाँ पे देखो एंगल की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये कह रहा है कितना मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो मिड एयर में क्या हो सके, सस्पेंडेड हो सके। मिड एयर मतलब होता है कि अगर नीचे mg लग रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या कर दे, मैग्नेटिक फोर्स उसको बैलेंस कर दे। तो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो कितनी लगेगी BIL। एंगल की कोई बात नहीं हो रही तो हम साइन थीटा को छोड़ सकते हैं अब, तो BIL लगेगी। तो B हमें निकालना है। अब हम डायरेक्शन नहीं निकाल रहे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं B निकाल रहे हैं। और हमें पता चला अगर mg नीचे लग रहा है तो बिल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा ताकि उसको बैलेंस कर दे। तो BIL किसके इक्वल आएगा mg के, तो B किसके बराबर आएगा mg/I × L। मास कितना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है सारी टेस्ला में गिवन है, तो हमें मास को भी ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा। ये बड़ा डंडा लगा दिया, मास कितना है 100 ग्राम, तो 100 और नीचे कितना आ जाएगा, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और जी की वैल्यू हम कितनी लेंगे 10 के नियर अबाउट ले लेते हैं या फिर 9.8 ले लेते हैं। तो ये हम 10 के नियर अबाउट ले लेते हैं। करंट कितना है हमारा, करंट 1.5 है, तो इसको 15 और ऊपर 10 ले जाएंगे। और L कितना है 2 है आपका, L कितना है 2। तो यहाँ से 1 2 0 2 0 से कैंसिल आउट होगी, 1 0 1 0 से कैंसिल आउट होगी। ऊपर 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 1/3 टेस्ला। अगर हम इसको और भी सोल्व करें तो ये 0.33 टेस्ला आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो C इज़ द करेक्ट आंसर होगा। हमने कैसे किया इसको कि हमें लेंथ दे रखी थी, करंट दे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा था और कह रहा था मिड एयर में हवा के अंदर इसको लटका के रखना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब हमें पता है कि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगी mg, अगर उसको बैलेंस करेंगे तभी तो वो मिड एयर में लटकी हुई रहेगी, तो ऊपर की तरफ BIL लगेगा। और हमने साइन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें एंगल की कोई बात नहीं कर रहा, तो हम साइन थीटा को छोड़कर बिल की फोर्स हम यूज कर लेंगे। तो BIL = mg और B हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो गई थी चीज़ें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया 0.33 टेस्ला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बीम ऑफ ड्यूट्रॉन्स का एक बीम बम्बार्डेड ऑन ए ऑर्डिनरी सोडियम एटम्स, मतलब इस एटम पर ड्यूट्रॉन का बीम आके टकराया है, तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस क्या निकलेगा विद द न्यूट्रॉन। मीन्स बाद में जो है एक न्यूट्रॉन तो निकला, लेकिन साथ में जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है सोडियम के ऊपर कौन आके गिरा है, एक ड्यूट्रॉन आकर के गिरा है। एक ड्यूट्रॉन ने बम्बार्डेड ऑन द सोडियम एटम, मतलब ये चीज़ इसके ऊपर आकर गिरी और यहाँ पर एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना और साथ में बना एक न्यूट्रॉन। तो हमें ये बताना है कि ये क्या होगा, ये पूछ रहा है। हमें पता है ये जो ड्यूट्रॉन होता है इसका सिंबल होता है H12। ये याद रखना है, जो ड्यूट्रॉन होता है इसका सिंबल क्या होता है H12। ये न्यूक्लियस ही होता है, किसका, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम।
ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है उसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये सोडियम है जो कि किससे रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, 1123। ये तो गिवन ही है सोडियम 1123, ये हमें पता नहीं तो इसको हम वाई ही रहने देते हैं और इसको जेड और ए लिख लेते हैं। ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन को हम N01 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है उसको हम N01 ऐसे लिखते हैं। अब हमें पता है अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बैलेंस करनी होती है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें कंजर्व करना होगा और हमें क्या कंजर्व करना होगा, मास नंबर। इतने से हमारी वो जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर कंजर्व करो, इधर 1 है, इधर 11 है, इधर 0 है, तो इधर 12 है तो इधर भी 12 होना चाहिए। तो 0 है तो ये कितना होगा, 12। तो जड़ पता लग गया, कितना आएगा, 12 आएगा। और दूसरी चीज़, अगर ये 2 है, ये 23 है तो ये कितने हो गए, 25। और 1 यहाँ पर है तो ये 24 होना चाहिए ताकि इधर भी कितना हो जाए, 25। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो इसका मतलब जड़ कितना, 12, ए कितना, 24। तो इसका मतलब ये 10 वाला नहीं हो सकता, 13 वाला नहीं हो सकता, 11 वाला, तो 12, 24। और जड़ कितना आया था, 12, ए 24। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो EMRS PJT फिजिक्स में आए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब्स, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।